हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा था। चांद की मध्यम रोशनी इमारतों की छतों पर अधूरा सा मंजर बिखेर रही थी। लेकिन कुछ ही पलों बाद अचानक एक दिल दहला देने वाली औरत की चीख गूंजी। ऐसा लगा जैसे किसी के दिल से निकली हो। डर और दर्द से भरी वो चीख फिजा में फैल गई। उस चीख के खत्म होते ही दूसरी चीख सुनाई दी, और फिर तीसरी। ये आवाज़ें अदनान मुर्तज़ा के फ्लैट की तरफ से आ रही थीं, जो कुछ दिन पहले ही दुबई से यहाँ शिफ्ट हुआ था। मोहल्ले वालों ने पहले ही एतराज़ जताया था कि एक अकेला लड़ेचका यहाँ नहीं रह सकता। ये फैमिली फ्लैट्स हैं और यहाँ अच्छे घरों के लोग रहते हैं, लेकिन एजेंट ने किसी की नहीं सुनी थी। अब इस तरह की चीखों ने लोगों को परेशान कर दिया था। आवाज़ों की दहशत ने आसपास के फ्लैट्स के लोगों को उनके कमरों से बाहर निकाल दिया था। नींद से बोझिल आंखें, उलझे बाल और हैरानी से भरे चेहरे लिए सब अपने अपने दरवाजे खोलकर गलियारे में आ गए। किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, "ये चीखें अदनान के फ्लैट से आई है ना?" "हाँ, लगता है कोई मसला है। मैंने पहले ही मना किया था कि इस लड़के को जगह मत दो, पर मेरी कौन सुनता है?" एक आदमी गुस्से में बोला, जबकि दूसरे ने भी हाँ में सिर हिलाया। चीखें काफी तेज थीं, जो दूर तक सुनाई दी थीं। कुछ पलों की कानाफूसी के बाद तय हुआ कि सब मिलकर अदनान के दरवाजे पर दस्तक देंगे, ताकि पता चल सके कि माजरा क्या है। अगर सब चुप रहे तो धीरे धीरे पूरा फ्लैट बदनाम हो जाएगा। एक बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। रात के 12 बजे इस तरह लड़कियों की आवाज़ आना, वो भी एक अकेले लड्डनके के घर से, ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं था। ये इस्लामिक मुल्क था और यहाँ ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जातीं। एक पल को अंदर पूरी खामोशी छा गई, जैसे कोई सांस रोककर खड़ा हो। फिर आहट हुई और दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। अदनान मुर्तज़ा सामने खड़ा था, काली टी शर्ट और जीन्स पहने हुए, बिखरे बाल, मगर जवानी की रौनक से चमकता चेहरा। उसकी आंखों में हल्की सी लाली थी, जैसे नींद में खलल पड़ा हो या किसी डर ने जकड़ लिया हो। बूढ़े ने उसे घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, "बेटा, अंदर कौन है? हमने चीखें सुनी हैं।" उन्होंने अपना लहजा नरम रखा, वरना उनका बस चलता तो अभी के अभी उसे बिल्डिंग से निकाल देते। अदनान ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, कोई नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं।" सबकी मौजूदगी से वो घबरा गया था। उसकी आवाज़ में कांप थी और आंखों में शर्म साफ नजर आ रही थी। बूढ़े ने शक भरी नज़रों से अंदर झांकने की कोशिश की और फिर एक कदम आगे बढ़कर बोले, "बेटा, हमें अंदर देखना होगा। या तो खुद इजाज़त दे दो, वरना पुलिस बुलानी पड़ डेढ़ेगी। ये मामूली बात नहीं है। लड़कियों की चीखें सुनी गई हैं। सिर्फ एक घर ने नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद हर शख्स ने सुनी है। बेहतर होगा कि तुम खुद सच बता दो, वरना अगर पुलिस आई तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी।" वो उसे डरा रहे थे, इस बात से बेखबर कि वो अदनान मुर्तज़ा है, जो न कभी डरा है न डरना जानता है। अदनान का चेहरा एकदम सख्त हो गया, माथे की नसें तन गईं। दरवाज़ा पूरी तरह बंद करके वो अब सबके सामने आ खड़ा हुआ और गुस्से में दहाड़ कर बोला, "दिमाग खराब हो गया है सबका। ये मेरा ज़ाती मामला है। कोई हक नहीं है किसी को मेरे घर में घुसने का। चले जाओ यहाँ से। ये किसी भी कानून में नहीं आता कि आप किसी के घर में इस तरह घुसें और उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करें। बेवजह मेरी नींद खराब की है आप लोगों ने। मेरे घर से लड़डेचकियों की आवाज़ आई या किसी और मखलूक की, ये मेरे मसले हैं। आप लोगों को कुछ कहने का हक नहीं है। जाएं यहाँ से, और तंग करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपसे पहले मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा।" वहां मौजूद लोगों में खुसर-फुसर शुरू हो गई। कुछ नौजवान भी आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उसकी बदतमीजी सबके खून को खोल चुकी थी। एक नौजवान चिल्लाया, "हमने खुद सुनी हैं चीखें। अंदर क्या चल रहा है, ये देखना हमारा हक है। हमारी कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही। हम लोग परेशान हो रहे हैं। हम बहन बेटियों वाले लोग हैं। इस तरह तुम यहाँ नहीं रह सकते।" अदनान ने गुस्से में हाथ हवा में लहराया, "चुप हो जाओ सब। कोई चीख नहीं थी, तुम लोगों का वहम है। दफा हो जाओ यहाँ से, ज्यादा ड्रामा मत करो।" उसने बात को घुमा दिया। मोहल्ले वालों में बेचैनी भराती जा रही थी, मगर अदनान के सख्त लहजे, धमकी भरे अंदाज और बदतमीजी ने सबको एक पल के लिए खामोश कर दिया। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया।
बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हों। फिर सब धीरे धीरे चुपचाप लौटने लगे। गलियारे में उनके कदमों की आहट गूंजती जा रही थी। कुछ ही पलों में गलियारा खाली हो गया। अदनान ने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही अंदर से हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, मगर अब सुनने वाला कोई नहीं था। गलियारे में फिर वही खामोशी छा गई, लेकिन हवा में अब भी डर, शक और अंदेशों की परछाइयां मंडरा रही थीं, जो किसी तूफान के आने की खामोश खबर दे रही थीं। वक़्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अंधेरा और गहरा हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। रात का 1 बज रहा था। फिज़ा में रात की स्याही और घनी हो चुकी थी, और हर चीज़ पर एक अजीब सी सनसनीखेज खामोशी तारी थी। अपार्टमेंट के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो अजगी फूलों की खुशबू को बिखेर रही थी। पूरे ब्लॉक में सन्नाटा था, मगर पार्किंग लॉट में अदनान मुर्तज़ा की मौजूदगी उस खामोशी को चीर रही थी। वो नीचे खड़ा था, हाथ जेब में डाले, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ली। सामने काले शीशों वाली एक चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, जिसमें 2 लड़कियां बैठी थीं, जिनके चेहरों पर घबराहट और उलझन साफ नजर आ रही थी। अदनान झुककर गाड़ी की खिड़की के पास आया और कुछ फुसफुसाकर कहा। लड़कियों ने हाँ में सिर हिलाया। वो हंसा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खबासत झलक रही थी। वो ऐसा ही था, अपनी मर्जी का मालिक, जिंदगी को जैसे चाहे वैसे जीने वाला। कोई उसे रोकने वाला नहीं था। चलो, फिर कल मिलते हैं, ख्याल रखना। उसने हाथ हिलाया और गाड़ी के दरवाजे पर हल्की सी चुटकी बजाई। गाड़ी ने नरमी से सरसराते हुए रफ्तार पकड़ी और सड़क पर गायब हो गई। अदनान इत्मीनान से अपनी जेबों में हाथ डाले, सीटी बजाता हुआ अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा। काम पूरा हो चुका था, अब बस नतीजे का इंतजार था। मगर जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ा, एक सख्त बूढ़ी आवाज ने उसे रोक लिया। ओए लड़के! अदनान चौंक कर रुका। सामने मोहल्ले के पुराने मकीन अहमद अंकल खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा था और माथे पर शिकनें गहरी हो गई थीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अहमद अंकल ने उंगली उठाते हुए सख्त लहजे में कहा। क्या तमाशा लगा रखा है? रात के इस पहर लड़कियां बुलाते हो, हमारा मोहल्ला बदनाम कर रहे हो। हम तुम्हें यहां नहीं रहने देंगे। सुबह पुलिस बुलाएंगे, तुम्हें घसीट कर ले जाएंगे। तुम क्या समझ रहे थे, मोहल्ले वालों को बेवकूफ़ बनाकर चुप करवा दोगे? देखा, हमारी आंखों के सामने तुम्हारा सच आ ही गया। अदनान ने एक पल को उनकी तरफ देखा, फिर हंसा। एक तरह का तंज था उस हंसी में। ओ बाबा जी, आपको क्या तकलीफ है? आप अपना काम कीजिए, मुझे जीने दीजिए। उसने कंधे उचकाए और तंजिया अंदाज में कहा। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? आजकल का जमाना है, समझा कीजिए। वो लापरवाही से बोला, जैसे ये कोई मसला ही न हो। मगर अंदर ही अंदर वो अहमद अंकल की मौजूदगी से घबराया हुआ था। जानता था ऐसे लोग गले पड़ जाते हैं। यही वजह थी कि वो थोड़ा डर चुका था, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा था। अहमद अंकल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए ऊंची आवाज में कहा, तुम जैसा बदतमीज इंसान यहां अकेले नहीं रह सकता। ये शरीफों का मोहल्ला है। तुम्हारा इंतजाम अब अच्छे से होगा। हम शरीफ लोग हैं, बहन बेटी वाले हैं। इस तरह मैं तुम्हें अब यहां नहीं रहने दूंगा। अदनान ने अब की बार जोर से कहकहा लगाया। वाह, शरीफों का मोहल्ला! ये बात अब पता चली मुझे। आपका क्या लेना देना है मेरे आने जाने से? कोई लाइसेंस लिया है आपने मोहल्लेदारी का? वो बेहद बदतमीज था। इस वक्त भी वो उनकी तौहीन ही कर रहा था। फिर हाथ के इशारे से उन्हें रास्ता देते हुए बोला, जाइए बाबा जी, रात बहुत हो गई है। अपने बिस्तर पर जाकर सो जाइए। बुढ़ापे में गुस्सा सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। जानबूझकर वो उन्हें उकसा रहा था, ताकि उन्हें और गुस्सा आए और उसे मज़ा मिले। वो ऐसा ही था, अदनान मुर्तज़ा, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने वाला, इस बात से बेखबर कि आने वाली ज़िंदगी उसके लिए कितनी मुश्किल होने वाली है। अहमद अंकल ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं, मगर उम्र की मजबूरी उन्हें रोक रही थी। अदनान का लहजा इतना तल्ख और बदतमीज़ था कि उनके पास अल्फाज कम पड़ गए। कुछ पल तक दोनों के बीच एक ठंडी जंग सी लगी रही। फिर अहमद अंकल ने गुस्से से पैर पटकते हुए अपने फ्लैट की तरफ रुख किया। वो इस उम्र में इतने जवान आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। रात का अंधेरा चारों ओर फैलता जा रहा था और उन्हें घबराहट भी हो रही थी कि अगर इस आदमी ने उन पर हाथ उठा दिया तो कोई भी उनकी हिफाजत करने नहीं आएगा।
यही वजह थी कि उन्होंने अपना रास्ता नापना ही मुनासिब समझा। अदनान ने दोबारा तंजियां हंसी हंसी कंधे झटकते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट सन्नाटे में गूंज रही थी। उसकी पीठ पर अहमद अंकल की बद्दुआ भरी निगाहें चुपचाप उसका पीछा कर रही थीं और हवा में जैसे कोई अनदेखा तूफान उठने की आहट घुल रही थी। मगर वो अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका था, जानता था कि सुबह यहाँ ज़रूर हंगामा होगा। इसीलिए अपनी हिफाजत के लिए उसने फ़ौरन अपनी माँ को इत्तला दे दी थी और उम्मीद थी कि अब कल तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जानता नहीं था कि अगली सुबह ही उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आने वाली थी, जो उसे तबाह भी कर सकती थी और संवार भी सकती थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरे आबोताब से निकला था। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि मोहल्ले में सरगोशियां शुरू हो चुकी थीं। सूरज की हल्की रोशनी दीवारों पर सोने का रंग बिखेर रही थी, मगर अपार्टमेंट की गली में तनाव की तपिश हर चीज पर भारी थी। अदनान मुर्तजा के दरवाजे के सामने मोहल्ले के तमाम मर्द और औरतें जमा हो चुके थे। कुछ औरतें हाथ में चादरें लपेटे संजीदा चेहरों के साथ खड़ी थीं, तो कुछ मर्द गुस्से से भरी निगाहों से अदनान के फ्लैट को घूर रहे थे। अहमद साहब ने तमाम लोगों को रात का मंजर बयान कर दिया था। भला वो क्यों छुपाते, कितनी बदतमीजी उस इंसान ने की थी, और अब ऊपर से लोगों ने आवाज़ भी सुनी थी। मामला अब दब नहीं सकता था। दरवाजे के ठीक सामने एक छोटा सा धरना जैसा लग चुका था। कोई कुर्सी पर बैठा था तो कोई दीवार से टेक लगाए हुए था। सबकी नज़रें दरवाजे पर जमी हुई थीं, जैसे किसी बड़ी तरक्की के मुंतज़िर हों। अचानक फ्लैट का दरवाज़ा चरचराते हुए खुला और नूरुन्निसा बेगम, अदनान की माँ, बाहर आईं। वो एक नफीस सा दुपट्टा ओढ़े उम्रदराज और बावकार खातून लग रही थीं। फज्र के वक्त ही वो गांव से यहाँ पहुंची थीं। बेटे की मोहब्बत उन्हें वहां टिकने नहीं दे पाई थी। उनकी आंखों में रात भर की बेचैनी साफ झलक रही थी, मगर चेहरे पर मजबूती और सब्र का रंग गालिब था। उन्होंने आगे बढ़कर सबको सलाम किया और धीमे मगर भरपूर एतबार वाले लहजे में बोलीं, भाइयों बहनों, मैं जानती हूँ आप सब बहुत परेशान हैं। मैं भी एक माँ हूँ, आप सबकी तरह, मगर खुदा के लिए बिना जाने पहचाने मेरे बेटे पर इल्ज़ाम न लगाइए। मोहल्ले वालों में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक बुजुर्ग आगे बढ़े, उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। उन्होंने कुछ ऊंची आवाज में कहा, बीबी, हमें किसी सफाई की जरूरत नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है। रात को आपके बेटे ने 2 लड़कियों को गाड़ी में बैठाकर रवाना किया, और जो चिल्लाने चीखने की आवाजें आईं वो भी हमने सुनी हैं। आपकी बातें हमें मुतमईन नहीं कर सकतीं। हमारा फैसला आखिरी है। ये लड़का अब यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ पर लड़कियाँ, औरतें, बच्चियाँ सब रहती हैं। इसके रहते सब गैर महफूज हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे घरों का माहौल इस आदमी की वजह से ज़रा भी मुश्किल में आए। नूरुन्निसा बेगम ने लम्हे भर को आंखें मूंदी, जैसे कोई सदमा सहने की कोशिश कर रही हों। फिर नरमी से बोलीं, आप बुजुर्ग हैं, अक्लमंद हैं। आप जानते हैं कि नौजवानी में कभी कभी बातें गलत भी समझी जाती हैं। मेरा अदनान दुबई में नौकरी कर रहा था, कुछ दिन पहले ही वापस आया है। वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे आप सबका सर शर्म से झुक जाए। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। एक और औरत जो बराबर वाले फ्लैट में रहती थी आगे बढ़ी और झिझकते हुए कहा, अरे बहन, अल्लाह न करे कि आपकी बात गलत हो, मगर हमें जो कुछ देखने को मिला वो बहुत साफ था। हम इस तरह आंखें बंद किए नहीं रह सकते। हमारी भी जिंदगियों का मामला है। नूरुन्निसा ने उसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा और फिर सबसे मुखातिब होकर कहा, मैं वादा करती हूँ कि अगर मेरा बेटा वाकई किसी गलत काम में मुलव्विस निकला तो मैं खुद उसे यहाँ से निकाल दूंगी। मगर फिलहाल मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे बेटे को मौका दें, बिना सबूत के उसे मुजरिम न ठहराएं। उनकी नरमी, उनका वक़ार और माँ की सच्चाई से भरी आवाज़ ने मोहल्ले वालों के दिलों में थोड़ी नरमी पैदा कर दी। हैदर साहब ने एक गहरी सांस ली, दूसरे बुजुर्गों की तरफ देखा जैसे मशविरा कर रहे हों। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को चुप करवाते, सर हिलाते हुए मुंतशिर होने लगे। नूरुन्निसा बेगम ने एक लंबी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा, जैसे शुक्र अदा कर रही हों कि कम से कम आज की सुबह का तूफान टल गया था।
मगर उनकी आंखों में अब भी एक अनजानी सी परेशानी झलक रही थी, जो बता रही थी कि शायद ये मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वो खुद मोहल्ले वालों की ऐसी बातें सुनकर दंग रह गई थीं, और लम्हे में उन्होंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया था कि उन्हें फौरन से पहले कदम उठाना पड़ेगा, वरना मामलात और बिगड़ सकते हैं। वक़्त गुजर चुका था और दोपहर के 2 बज रहे थे। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। बाहर का शोर अब पूरी तरह थम चुका था, मगर अंदर की फ़ज़ा में एक अनजानी सी बेचैनी तैर रही थी। अदनान सोफे पर बेमन से फैलकर बैठा था। चेहरे पर एक हल्की सी खफगी और थकन छाई हुई थी। नूरुन्निसा बेगम उसके सामने बैठीं, हाथ में तस्बीह थामे गहरी नज़रों से अपने बेटे को देख रही थीं। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी में गुजर गए, फिर नूरुन्निसा ने नरमी से तस्बीह एक तरफ रखी और धीरे से बोलीं, बेटा, मैं माँ हूँ। तुम्हारी परेशानी मुझसे छुपी नहीं है। तुम चाहे जितना छुपाओ, मैं देख सकती हूँ कि तुम अंदर से कितना बेचैन हो। अदनान ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। अम्मी, मैं ठीक हूँ। मोहल्ले वाले बेवजह तमाशा कर रहे हैं, मैं क्यों फिक्र करूं? नूरुन्निसा बेगम ने एक ठंडी सांस भरी, फिर नरमी मगर सख्ती से कहा, फिक्र करनी चाहिए अदनान। जब सारे लोग उंगलियां उठाने लगें तो अक्लमंदों को संभल जाना चाहिए। ये जगह अब तुम्हारे लिए महफूज नहीं रही। हर आने जाने वाली निगाह तुम पर जमी रहेगी। सुकून से जीने नहीं देंगे तुम्हें। और खुदा ना खास्ता गुस्से में आकर किसी ने वाकई पुलिस कंप्लेन कर दी, तब तुम क्या करोगे? मैं वैसे ही तुम्हारी इस खुदसर तबीयत से बहुत परेशान हूँ। इतनी बड़ी तुम्हारे बाप की हवेली है, गांव है, जायदाद है, मगर तुम्हें रहना भी है तो इस 2 कमरे के फ्लैट में? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कब तक मैं तुम्हें खड़ी होकर हर जगह प्रोटेक्ट करती रहूंगी? वो एकदम गुस्से में आ गई थीं। अदनान ने भौहें चढ़ाईं, जैसे बात समझने से इनकार कर रहा हो। तो क्या अम्मी, मैं डर कर भाग जाऊं? छोड़ दूं सब कुछ? मैं कोई कमज़ोर नहीं हूं, मैं तन्हा रह सकता हूं। नूरुन्निसा बेगम ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। बेटा, भागने की बात नहीं कर रही, अक्ल की बात कर रही हूं। गांव चलो, वहां हमारा अपना घर है, खुला आसमान है, अपने लोग हैं। न कोई ऊंगली उठाएगा, न कोई शक करेगा। वो जानती थी कि गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए अब उसने अपना लहजा नरम करते हुए कहा। अदनान ने अपना हाथ खींच लिया और उलझन में बोला, अम्मी, मेरा यहाँ काम है, दोस्त हैं, गांव में क्या करूंगा? वहां घुट घुट कर जीऊंगा? नूरुन्निसा ने प्यार भरे लेकिन ठोस लहजे में कहा, घुट घुट के यहाँ जीने से अच्छा है वहां सुकून से जीना। और देखो, मैंने सोच लिया है, तुम्हारी शादी कर दूंगी। एक अच्छी नेक लड़की लाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम्हें जिंदगी में संभालने के लिए एक सहारा चाहिए। अदनान ने जल्दी से ना में सिर हिलाया। नहीं अम्मी, अभी शादी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूं अकेला, आप फिक्र न करें। नूरुन्निसा बेगम मुस्कुराईं, मगर उनकी आंखों में माँ की जिद और मोहब्बत का अजीब मेल था। बेटा, माँ की बात कभी गलत नहीं होती। तुम्हें अब एक नया आगाज चाहिए। यहाँ रहकर तुम हर दिन शक भरी नज़रों का सामना करोगे। वहाँ अपनी मर्जी की जिंदगी जियोगे, आज़ाद, बेफिक्र। अदनान ने एक पल को नज़रें चुराईं। दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। नूरुन्निसा ने उसके सिर पर शफकत से हाथ फेरा। तुम मेरी दुआ हो, मेरी उम्मीद हो बेटा। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। यहाँ रहकर ये मुमकिन नहीं। चंद लम्हे अदनान खामोश बैठा रहा, फिर धीरे से सिर झुकाकर बोला, ठीक है अम्मी, जैसे आप चाहती हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। नूरुन्निसा बेगम ने सुकून का सांस लिया और उसके हाथ को अपने लब्बों से छूकर चूम लिया। कमरे में खामोशी फैल गई थी। वो जानबूझकर मान गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि ऐतराज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। नूरुन्निसा बेगम उसे लिए बिना जाएंगी नहीं, और अगर ज़रा भी भड़का तो उसके अब्बू तक बात पहुंच गई तो मुश्किलें ही मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए उसने हामी भरने में ही भलाई समझी थी, इस बात से बेखबर कि उसकी माँ जो मंसूबा बना चुकी है वो कितना खतरनाक साबित होने वाला है। मंजर बदल चुका था। कमरा सादा मगर साफ सुथरा था। एक तरफ पुराना लकड़ी का बेड पड़ा था, जिस पर फूलों वाली हल्के रंग की चादर बिछी थी, और दूसरी तरफ एक छोटी सी मेज पर कुछ किताबें और एक लैंप रखा था, जिसकी धीमी रोशनी में अदीम बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना नावेल था, जिसमें वो पूरी तरह डूबी हुई थी। अदीम का चेहरा नाजुक नक्श वाला, मासूम और भोला भाला था। आंखों में ख्वाबों की एक अलग सी चमक थी।
अब वो पन्ना पलट ही रही थी कि अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और आयशा अंदर आ गई। वो उम्र में अदीम से छोटी और थोड़ी शरारती थी। जल्दी से दौड़ती हुई आकर अदीम के पास बेड पर बैठ गई और हाँफती हुई बोली, "अप्पी, अप्पी, अभी अभी बड़ी खबर मिली है।" अदीम ने चौंक कर नावेल बंद किया और हैरानी से बहन की तरफ देखा। "क्या हुआ आयशा? इतनी हाँफती हुई क्यों आ रही हो?" वो फिक्र से उसके माथे पर आया पसीना साफ करते हुए बोली थी। आयशा ने आंखें फैलाईं और फुसफुसाते हुए कहा, "खला के बेटे अदनान भाई, जो अभी दुबई से आए हैं, उनके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है।" अदीम ने हैरानी से पलकें झपकाईं। "क्या कह रही हो? अदनान भाई? वो तो बहुत अच्छे हैं। खला बता रही थीं उनके कहने पर उन्होंने हर जगह राशन बांटा है। वैसे क्या हो गया ऐसा?" आयशा ने और पास आकर रहस्यमयी अंदाज में कहा, "अम्मा कह रही हैं कि अदनान भाई के घर से 2 लड़कियां बरामद हुईं और सबने उन्हें वहां से निकाल दिया। अब खाला उन्हें अपने साथ ले आई हैं। और सुनो, उनकी शादी की बात भी चल रही है।" अदीम का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो कांपती आवाज़ में बोली, "नहीं आयशा, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। अदनान भाई कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। वो तो बहुत सीधे सादे हैं।" खाला ने बताया था कि दुबई में रहते हुए भी उन्होंने कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा। वो वाकई मासूम थी, दुनिया की चालाकी और बुराइयों से अनजान। आयशा ने कंधे उचकाते हुए हल्की सी हामी भरी। "अप्पी, दुबई की बात है। वहाँ के लोग थोड़े अजीब होते हैं। ऊपर से अदनान भाई वहाँ अकेले रहते थे। अकेले रहकर तो आदमी बिगड़ ही जाता है ना। कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। अम्मी तो यही कह रही हैं।" अदीम ने नावेल एक तरफ रख दिया। दिल में अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। "अल्लाह करे सब झूठ हो आयशा। खाला कितनी दुआएं करती हैं अदनान भाई के लिए। वो कैसे ऐसा कर सकते हैं?" आयशा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया, मगर उसके चेहरे पर भी उलझन और डर के आसार थे। "मैं तो कहती हूँ अप्पी, हमें होशियार रहना चाहिए। अब कौन जाने सच्चाई क्या है। बाहर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।" अदीम ने नम आंखों से खिड़की के पार अंधेरे आसमान की तरफ देखा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी, जैसे मासूमियत की दुनिया में पहली बार शक का झर घुलने लगा हो। दोनों बहनें चुप बैठी थीं, एक अनजाने डर और बेयकीनी की हालत में, जहां भरोसा और शक आपस में टकरा रहे थे, और इस बात से अनजान कि यही शक उनकी जिंदगी में जहर घोलने वाला था। वक़्त धीमे धीमे गुजरता जा रहा था। 2 दिन बीत चुके थे। शाम का धुंधला सा वक़्त था। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। अदनान बिस्तर पर आधा लेटा हुआ, मोबाइल कान से लगाए किसी से तेज लहजे में बात कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। "नहीं यार, मैंने कहा ना, अब बस। अब और किसी झमेले में नहीं पड़ना। सब कुछ साफ साफ होना चाहिए। जब मैं दुबई जाऊंगा तभी सारे मामले तय करेंगे। अभी मैं मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, यहाँ से निकलना आसान नहीं है।" वह सख्त लहजे में कह ही रहा था कि दरवाज़ा धीरे से खुला और नूर उन्निसा बेगम अंदर आईं। अदनान ने तुरंत नज़रें उठाईं, कॉल काट दी और सीधा बैठ गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि नूर उन्निसा बेगम मुस्कुराईं और कमरे के अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गईं। "क्या हाल है बेटा? खाना खाया या फिर आज भी भूखे रहने का इरादा है?" अदनान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। "अभी खा लूंगा अम्मी, वैसे ही थोड़ा व्यस्त था।" नूर उन्निसा बेगम ने उसे एक पल गौर से देखा, फिर धीरे से बोलीं, "व्यस्तता अपनी जगह, लेकिन जिंदगी में सुकून होना भी जरूरी है। और सुकून तभी आता है जब घर में रौनक हो, अपनापन हो।" अदनान ने करवट लेकर टेक लगा ली। "अम्मी, अब फिर कोई भाषण मत शुरू कर दीजिएगा।" वह थोड़ी झुंझलाहट में लग रहा था। नूर उन्निसा बेगम ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, "मैं भाषण नहीं दे रही, सीधी बात कर रही हूँ। तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। संभल जाओ अदनान, अब वक्त है अपनी जिंदगी को एक सलीके से जीने का।" अदनान ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे पहले से पता हो कि बात किस ओर जा रही है। "अम्मी, प्लीज़, मुझे पता है आप क्या कहने वाली हैं, लेकिन मैंने कहा ना, अभी शादी का कोई इरादा नहीं है।" वह बिल्कुल स्पष्ट था। दिल में जो था, वही बोलता था। नूर उन निसा बेगम ने गंभीरता से कहा, "इरादा बनाना पड़ता है बेटा। मैंने कह दिया है, अब यह तय बात है। तुम्हें शादी करनी होगी। मैं शहर से यह सोचकर ही आई थी कि अब तुम्हारी शादी करवाकर ही दम लूंगी।" अदनान ने हल्की हंसी के साथ आंखें खोलीं। "अच्छा अम्मी, बताइए किससे शादी करवाएंगी मेरी?"
नूर उन निसा बेगम ने नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी शादी अपनी बहन की बेटी अदीम से करवा दूं। गरीब घर की है, मगर बहुत सलीकेदार, समझदार और संस्कारी बच्ची है। हमारे घर को जन्नत बना देगी और तुम्हें भी खुश रखेगी। अदनान ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, नजरें झुका लीं, फिर धीरे से सिर उठाया और माँ की ओर देखा। ठीक है अम्मी, जैसा आपको ठीक लगे, मुझे कोई एतराज नहीं। वह एक पल में फैसला कर चुका था। नूर उन निसा बेगम के चेहरे पर संतोष की हल्की सी चमक आ गई। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, बस अब कल दोपहर तक हम लोग उनके घर जाएंगे रिश्ता तय करने। तैयारी रखना। अदनान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और धीरे से कहा, जी अम्मी, जैसा आप चाहें। कमरे में सुकून सा फैल गया था। माँ बेटे के बीच एक खामोश समझौता हो चुका था, जिसमें मोहब्बत भी थी और तकदीर का खामोश फैसला भी। मगर कोई नहीं जानता था कि तकदीर का ये फैसला आगे कैसा रूप लेने वाला है। अगली सुबह का सूरज पूरी रोशनी के साथ निकला था। दोपहर की धूप खिड़कियों से छनकर लॉन्स में फैल रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। पुराने फर्नीचर पर सफ़ेद कपड़े चढ़े हुए थे, दीवारों पर सीलन के धब्बे थे और एक और छोटा सा झूमर धूल से अटा हल्के हल्के हिल रहा था। अदीम और आयशा एक कोने में दुबकी बैठी थीं। दोनों के चेहरे बुझ चुके थे। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि थोड़ी देर में खाला आने वाली हैं और उन्हें सख्त ताकीद दी गई थी कि लॉन्स में ही रहना है। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सायरा बेगम तेजी से बाहर गईं और दरवाज़ा खोला। सामने नूर उन निसा बेगम और अदनान खड़े थे। नूर उन निसा बेगम कीमती शिफॉन की साड़ी पहने, गले में सोने की चेन, हाथ में महंगा बैग पकड़े बेहद शालीन अंदाज में अंदर दाखिल हुईं। अदनान सफ़ेद शलवार कुर्ता पहने चुपचाप उनके पीछे था। सायरा बेगम ने झुककर अदब से कहा, आइए आप ही, आइए अदनान बेटा, बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर। वे तुरंत बैठाने में लग गईं। नूर उन निसा बेगम एक कुर्सी पर थोड़े गर्व के साथ बैठीं और अदनान उनके बगल में चुपचाप बैठ गया। कुछ औपचारिक बातों के बाद नूर उन निसा बेगम ने बात शुरू की। देखो सायरा, दुनिया बहुत बदल गई है। अब माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों का वक्त पर घर बसा दें। मैं चाहती हूँ कि अदनान की जिंदगी में सुकून और खुशी आए, इसलिए सोचा कि अपने ही घर से एक अच्छी लड़की ढूंढी जाए। सायरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा आप ही। वह तो खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। परिवार में हर कोई अदनान को अपना दामाद बनाना चाहता था और अगर किस्मत ने यह मौका उन्हें दिया था तो वह क्यों न खुश होतीं। नूर उन निसा बेगम ने तहज़ीब से बात पूरी की। मैं चाहती हूँ कि अदीम को अपनी बहू बना लूँ। अदनान और अदीम की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अदीम मासूम थी, समझदार थी और नूर उन निसा बेगम चाहती थीं कि उनका बेटा ऐसी ही पत्नी के सहारे जिंदगी गुजारे। ये सुनते ही सायरा बेगम की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बार बार अपने आंचल को ठीक करते हुए बोलीं, आपने तो हमारी इज्जत बढ़ा दी आप ही। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अदीम का नसीब इतना अच्छा हो सकता है कि वो अपनी खाला के घर ही जाए। ये तो तकदीर की बात थी। उधर अदीम का चेहरा फक पड़ गया था। आयशा ने भी मुंह फेरकर नाराजगी से चेहरा बनाया। अदीम के दिल में जैसे डर की ठंडी लहर दौड़ गई थी। वो नजरें झुकाए बैठी रहीं, उंगलियां आपस में उलझाती हुई। नूर उन निसा बेगम ने नरमी से कहा, अदीम बेटा जरा इधर आओ। सायरा बेगम ने फौरन इशारा किया, चलो बेटा, खाला बुला रही हैं। अदीम ने हिम्मत करके धीमे कदमों से चलते हुए नूर उन निसा बेगम के पास जाकर बैठ गई। अदनान की निगाहें लगातार उस पर थीं, गहरी और परखती हुईं, जिससे अदीम और ज्यादा सहम गई। उसका मन किया कि वहां से उठकर भाग जाए, मगर मजबूरी और शर्म ने उसे अपनी जगह जमे रहने पर मजबूर कर दिया। नूर उन निसा बेगम ने अदीम का हाथ प्यार से थाम कर कहा, बहुत प्यारी बच्ची हो तुम, अब तुम हमारी इज्जत हो गई हो, अपना बहुत ख्याल रखना। अदनान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अदनान ने हल्की मुस्कान के साथ गर्दन झुका ली। सायरा बेगम ने जल्दी से कहा, आप फिक्र न करें आप ही, हमें अदनान पर पूरा भरोसा है। कुछ और औपचारिक बातों के बाद नूर उन निसा बेगम ने साफ कहा, तो फिर तय रहा, इंशाअल्लाह अगले जुमा को रस्म की तारीख रख लेते हैं। सायरा बेगम को क्या एतराज़ होता। उन्होंने खुशी से हामी भर दी। अदीम की आंखों में अनजानी सी नमी चमक उठी थी। उसकी जिंदगी का एक नया अनजाना बाब खुलने वाला था, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी,
न जाने क्यों उसे अदनान की शख्सियत से डर महसूस हो रहा था और अजीब अजीब ख्याल दिमाग में घूम रहे थे। वो दुआ कर रही थी कि जो सुना है वो सब गलत साबित हो, क्योंकि किस्मत उसे उस मोड़ पर ले आई थी जहां से वापसी अब मुमकिन नहीं थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और शादी की तैयारियां अपने चरम पर थीं। नूर उन निसा बेगम के घर आज बहुत रौनक थी। हवेली जैसे बड़े से घर की हर राहदारी खुशबू, हंसी और रंगों से महक रही थी। दीवारों पर फूलों की मालाएं लटक रही थीं, सफ़ेद पर्दों पर सुनहरी कढ़ाई चमक रही थी और जगह जगह दिए जलाए गए थे जो शाम की धुंधलाहट में चमक रहे थे। नूर उन निसा बेगम ने अदनान के लौटने की खुशी में एक छोटी सी महफिल रखी थी, ताकि सबको ऐलान किया जा सके कि वो अपनी बहन की बेटी को बहू बना रही हैं और साथ ही अपने बेटे का भी परिचय दे सकें, जो कई सालों बाद दुबई से लौटा था। सायरा बेगम, अदीम, आयशा और दूसरे करीबी रिश्तेदार सब मौजूद थे। लाउंज में औरतों की बातें, हंसी मजाक और बच्चों की शरारतों ने माहौल को खुशगवार बना रखा था। अदीम, आयशा और कुछ और लड़कियां ऊपर के एक बड़े कमरे में थीं। अदीम के हाथों में मेहंदी लग रही थी, फूलों के गजरे बन रहे थे और साथ साथ शरारती हंसी भी गूंज रही थी। अदीम का चेहरा शर्म और खुशी के मिले जुले रंगों में डूबा हुआ था। इसी बीच अदनान चुपचाप ऊपर आया। उसकी निगाहें जल्दी से इधर उधर देखती हुई कमरे के दरवाजे पर ठहर गईं। बिना किसी को देखे वो अंदर दाखिल हुआ। लड़कियों ने उसे देखते ही सरगोशियां शुरू कर दीं। अदनान ने गंभीर लहजे में कहा, अम्मी ने नीचे बुलाया है सबको, कोई जरूरी बात करनी है। आयशा ने अदीम की तरफ देखा, फिर कंधे उचकाकर कहा, चलो चलते हैं। और सब हंसती मुस्कुराती नीचे चली गईं। अब कमरे में सिर्फ अदीम रह गई, जो घबराकर अपनी जगह पर जमी हुई थी। उसके पैरों में मेहंदी लगी थी, वो उठ भी नहीं पा रही थी। अदनान ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और आराम से उसके पास आया। अदीम ने मेहंदी लगे हाथों को संभालते हुए पीछे हटने की कोशिश की, मगर दीवार से जा लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स आया क्यों है, और अब जब बता चुका है तो गया क्यों नहीं। अदनान ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आखिर तुम मेरी होने वाली बीवी हो अदीम, मेरा तुम पर हक बनता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा असर था, जैसे नरमी और शरारत का मिलाजुला अंदाज। अदीम ने नजरें झुका लीं, सांसें उलझने लगीं। अदनान ने एक कदम और बढ़ते हुए नरमी से कहा, जब सारी जिंदगी तुम्हें मुझे खुश करना है तो क्यों ना आज से ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस शुरू कर दें। अदीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर से उसकी आंखें भीग गईं, जबकि अदनान बिना कुछ कहे उसके करीब झुकने लगा, इस बात से बेखबर कि वो दुबई की कोई चालाक लड़की नहीं, बल्कि गांव की एक मासूम लड़की है जिसे दुनिया का कुछ नहीं पता। अपनी हिफाजत के चक्कर में उसने मेहंदी से भरे हाथ अदनान के महंगे कुर्ते पर लगा दिए। गहरे हरे रंग की मेहंदी के निशान सफ़ेद कपड़े पर उभर आए। अदनान कुछ पल स्तब्ध खड़ा रहा, जैसे उसे यकीन न हुआ हो। अदीम डरकर एक झटके से पीछे हटी और दीवार से लगकर सहमी हुई आवाज में बोली, प्लीज प्लीज मुझे जाने दें। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अदनान ने अपने कुर्ते पर मेहंदी के निशान देखे तो गुस्से से भड़क उठा। आंखों में आग और आवाज में सख्ती थी। ये क्या बेहूदगी है, पूरे कपड़े खराब कर दिए तुमने। वो गरजा तो अदीम और सिमट गई। उसकी पलकें कांपने लगीं, दिल जैसे गले में आ गया हो। अदीम ने मुश्किल से आवाज निकाली, कोई देख लेगा, प्लीज आप यहां से जाएं। क्यों मेरी बदनामी करवाना चाहते हैं। वो बहुत घबरा चुकी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जिस इंसान के सामने खड़ी है वो कितनी बड़ी मुसीबत है। अदनान ने तीखी नज़रों से उसे देखा और तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, क्या बदनामी, अरे जाकर ये शर्ट धोकर लाओ, वरना याद रखना तुम्हारा हाल बहुत बुरा करूंगा। वो सख्त लहजे में बोला और ये कहते हुए अपनी सफ़ेद कुर्ता उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। अदीम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर के मारे चुपचाप शर्ट थाम ली। अदनान कमरे के कोने में सोफे पर बैठ गया, टांग पर टांग रखकर घमंड भरी नज़रों से उसे जाते हुए देखने लगा। उसकी आंखों में शरारत और चेहरे पर मुस्कान थी। अदीम दिल में डर, शर्म और आंखों में आंसू लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। जल्दी जल्दी हाथ धोए, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मजबूरी चरम पर थी। कुछ ही मिनटों में जैसे तैसे शर्ट धोकर, निचोड़कर, भीगी ही सही वापस ले आई। अभी वो शर्ट लिए कमरे से बाहर निकली ही थी कि सामने का मंजर देखकर उसकी जान ही निकल गई।
दरवाजे पर नूर उल निसा बेगम और जरमीन खड़ी थीं। दोनों के चेहरों पर सख्ती और आंखों में हैरानी और तंज की मिली-जुली चमक थी। अदीम ने घबराकर हाथ पीछे कर लिया, लेकिन देर हो चुकी थी। अदनान आगे बढ़ा, उसके हाथ से शर्ट लेकर कंधे पर डाली और बिना कुछ कहे नीचे चला गया, क्योंकि जो तमाशा उसे लगाना था वो लग चुका था। अब रुकना ठीक नहीं समझा। अदीम शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़ी रहीं। तब जरमीन ने तंज भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़कर कहा, वाह वाह अदीम बीबी, अभी शादी होने ही वाली थी, लेकिन तुमसे तो सब्र ही नहीं हुआ। नूर उल निसा बेगम ने नाक चढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, आजकल की लड़कियों में जरा भी शर्म हया नहीं, खुद को मासूम बनाकर पेश करती हैं, अंदर से न जाने क्या क्या रंग दिखाती हैं। अदीम ने नजरें झुकाए अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की। हर लफ्ज़ उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। नूर उल निसा बेगम ने घमंड से सिर झटकते हुए कहा, चलो नीचे, सब इंतज़ार कर रहे हैं, कोई नया तमाशा मत कर देना। वो गुस्से में आगे बढ़ गईं। अदीम ने होंठ भींचते हुए हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप उनके पीछे पीछे नीचे उतर गई। दिल में एक दर्द था, एक डर, एक न खत्म होने वाली घुटन, लेकिन होंठों पर जबरदस्ती की मुस्कान सजानी थी, क्योंकि अब ये शादी उसके नसीब की लकीर बन चुकी थी। वक्त बीत चुका था और ठीक शाम में सब लोग लौट आए थे। रात की स्याही अब हर तरफ फैलने लगी थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। अदीम चारपाई पर दो झानू बैठी थीं। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, आंखों में डर की परछाइयां घूम रही थीं। वो बार बार आज का वाकया अपने जहन में दोहरा रही थी। शादी का नाम सुनकर उसे अब घुटन महसूस हो रही थी। तभी दरवाज़ा चरमराया तो वो चौंक कर सीधी हो बैठी। सायरा बेगम अंदर आईं। उनके हाथ में चाय का कप था। अदीम को यूं गुमसुम देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। क्या हुआ मेरी बच्ची, यूं उदास क्यों बैठी हो? उन्होंने प्यार से अदीम के सिर पर हाथ फेरा। अदीम ने पलकें झपकाईं, एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अचानक अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया। अम्मी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बेइख्तियार बोल पड़ी थी। सायरा बेगम ने हैरानी से उसे देखा, फिर थोड़ा सख्त लहजे में बोलीं, पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? इतना अच्छा रिश्ता, ऊपर से अदनान जैसा अमीर लड़का जो तुम्हें हाथों हाथ लेने को तैयार है। अदीम ने नम आंखों से माँ की तरफ देखा। अम्मी, वो अच्छे नहीं हैं, आज जो कुछ हुआ वो। उसकी आवाज़ भर आई। सायरा बेगम ने उसकी बात काटते हुए झिड़क दिया, क्या हुआ? बस ज़रा सी कोई बात हो गई होगी, बड़े घरों में ये सब होता रहता है। तुम्हें पता है कितने लोग तुम्हारी जगह होना चाहते थे? सबकी नज़रें थीं कि अदनान के साथ किसकी बेटी का नसीब जुड़ जाए। अदीम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अम्मी, इज्जत की भी कोई कीमत होती है ना, मुझे डर लगता है, वो अजीब हैं। सायरा बेगम ने बुरा सा मुंह बनाया, डर के रहने की आदत डाल लो, अमीरों के साथ रहना है तो थोड़ी बहुत बातें सहनी पड़ती हैं। हम लोग हैं कौन, बस एक गरीब घर के लोग। अब अल्लाह ने मौका दिया है, हाथ आया नसीब है, और तुम हो कि इनकार कर रही हो। अदीम ने रोते हुए कहा, मगर अम्मी, खुशी के बिना कैसी जिंदगी, मैं नहीं कर सकती ये शादी। सायरा बेगम ने दांत भींचते हुए उसे सख्त नज़रों से देखा। बस बहुत हो गई तुम्हारी जिद, कल सुबह निकाह है और तुम अब भागने की बातें कर रही हो? ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सुन लो अदीम, मैं अपनी इज्जत किसी सूरत में मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। अदीम ने टूटे दिल के साथ नज़रें झुका लीं। उसकी आंखों से दो मोटे आंसू निकलकर गालों पर बह गए। माँ का लालच, दुनिया का डर और अपनी बेबसी, सब ने मिलकर उसे जकड़ लिया था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बाहर कहीं शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं, मगर अदीम के दिल में मातम सा बरपा था। वो इन रस्मों और रिवाजों से अब बहुत दूर भाग जाना चाहती थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, अंदर से अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और अगली सुबह का सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ निकला। सारी तैयारियां चरम पर थीं। घर में हल्की हल्की सी चहल पहल थी, मगर कोई खास शोर शराबा नहीं था। आज अदीम की शादी का दिन था। दुल्हनों वाले पारंपरिक जोश और उत्साह की बजाय एक अजीब सी उदासी घर के माहौल पर छाई हुई थी।
अदीम अपने कमरे में लाल रंग के खूबसूरत जोड़े में बैठी थी। दुपट्टे की महीन जाली से उसका चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसके हाथों पर लगी मेहंदी की खुशबू अब भी ताज़ा थी, मगर चेहरे पर खुशी का कोई रंग नहीं था। आंखें बार बार झुक रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर आहट हुई। काजी साहब अंदर आए। उनके साथ अदीम के वालिद और कुछ बुजुर्ग भी थे। अदीम ने एक पल को नजरें उठाईं, फिर फौरन झुका लीं। काजी साहब ने नरम मगर संजीदा लहजे में पूछा, बेटी अदीम बिनते रहमान, क्या आप अपना निकाह अदनान बिन मुर्तज़ा के साथ हक़ महर 1 लाख रुपये के एवज कबूल करती हैं? अदीम का दिल जैसे एक पल को थम गया। उसने घबराकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो थोड़ी दूर खड़ी थीं और होंठ भींचकर इशारे से हाँ कर रही थीं। आंखें नम होने लगीं, मगर कांपते होंठों से बोलीं, कबूल है। दूसरी और तीसरी बार भी यही सवाल हुआ और अदीम ने कांपती आवाज में कहा, कबूल है। काजी साहब मुस्कुराकर बाहर चले गए। वहीं बरामदे में अदनान बैठा था। उसी से वही सवाल किया गया और अदनान ने बेमन से बेमायने अंदाज में 3 बार कहा, कबूल है। निकाह मुकम्मल हो गया, दुआ कराई गई। अदीम के दिल में एक अजनबी सा बोझ उतर चुका था, जैसे किसी ने उसके नाजुक कंधों पर जबरदस्ती पूरी दुनिया का बोझ रख दिया हो। थोड़ी ही देर में रुखसती का वक़्त आ गया। माँ और बहनों ने उसे गले लगाकर बहुत रोया। अपने अब्बा से लिपटकर वो और भी ज्यादा फूट फूट कर रोई। वो सबको चुपचाप देख रही थी, जैसे अपनी पूरी दुनिया को एक एक करके अलविदा कह रही हो। उसका दिल चाहता था कि वक्त वहीं थम जाए, मगर वक्त बेरहम था और उसे खींचकर नए सफ़र की ओर लिए जा रहा था। अदनान आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। अदीम ने सर झुका लिया। अदनान ने बिना कुछ कहे उसके कंधे को हल्का सा छुआ, जैसे कह रहा हो, चलो। अदीम ने भीगी पलकों के साथ कदम बढ़ाए, एक ऐसे सफ़र की तरफ जिसके बारे में उसके दिल में सिर्फ डर और अनजाने ख्याल थे। कुछ ही देर की मुसाफत के बाद वो लोग हवेली पहुंच गए। कुछ रिवाजों के बाद जरमीन ने उसे कमरे में बिठा दिया और खुद चली गई। कमरे में धीमी रोशनी थी, फूलों की हल्की खुशबू फैली थी। अदीम सर झुकाए पलंग के किनारे बैठी थी। लाल भारी लहंगे का घेर चारों ओर फैला था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। हाथों की उंगलियां बेचैनी से मुट्ठी में बंद हो रही थीं। दरवाज़ा चरमराया और अदनान अंदर आया। अदीम ने फौरन दुपट्टा आगे कर लिया। अदनान की निगाहें जैसे उसे चीरती हुई उसके चेहरे पर पड़ीं और होंठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। अदीम हल्के हल्के कांप रही थी। अदनान ने तंजिया लहजे में लहंगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है, समेटो ये सब। अदीम ने सहम कर उसे देखा, लेकिन कुछ न बोल सकी। अदनान ने उसकी पतली नाजुक कलाई को देखकर कहा, इतनी कमजोर क्यों हो तुम? ऐसे हड्डियों के ढांचे से तो मेरा दिल ही खराब हो जाएगा। कैसे गुजारा होगा तुम्हारे साथ? अदीम की आंखें हैरानी और शर्म से भर गईं। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज साथ छोड़ गई। अदनान ने उसके चेहरे को नजदीक से देखा और ठंडी आवाज में बोला, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद हैं जिनकी त्वचा मक्खन जैसी हो, नर्म और खूबसूरत, और तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे कोई रूखा सा पत्थर हो। वो बेमतलब उसकी तौहीन कर रहा था। अदीम का दिल जैसे एक पल को थम सा गया। वह हक्का बक्का होकर उसे देख रही थी। अदनान ने बात जारी रखते हुए बनावटी गंभीरता से कहा, चलो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक क्रीम दूंगा, रोज मसाज करना, कुछ तो फर्क आ जाएगा। और हाँ, कुछ इंजेक्शन भी लगवाने होंगे ताकि तुम्हारा शरीर थोड़ा भर जाए। अदीम ने आंखें फाड़कर उसे देखा। उसके दिल में जैसे तूफान मच गया। वह मुश्किल से बोल पाई, आपका दिमाग ठीक है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अदनान उसकी मासूमियत पर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में तिरस्कार और बेरुखी साफ झलक रही थी। अदीम और ज्यादा सिमट कर बैठ गई। उसके दिल पर जैसे छुरियां चलने लगी थीं। वह पल पल अपने सपनों को बिखरते हुए अपनी आंखों के सामने देख रही थी। अब अदनान संजीदगी से बोला, देखो, मैं तुमसे बहुत साफ बात कर रहा हूं। तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, क्रीम, इंजेक्शन, सब कुछ, वरना मैं तुम्हें यहां नहीं रखूंगा। अदीम ने कांपती आवाज में मगर हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, आप चाहें तो मुझे छोड़ दें, मगर मैं अपने शरीर के साथ ये जुल्म नहीं कर सकती।
मैं जैसी हूं वैसी ही रहना चाहती हूं। अदनान की आंखों में भड़कता गुस्सा और तेज हो गया। उसने उंगली उठाकर उसकी ओर इशारा किया। अच्छा, तो ऐसी बात है? ठीक है फिर। मैं कल सुबह ही यहां से जा रहा हूं। जब तुम मुझे खुश नहीं कर सकती तो मेरे रुकने का क्या फायदा? अदीम के दिल को एक जोर का झटका लगा। वह तेजी से आगे बढ़ी, हाथ जोड़कर धीमे लहजे में बोली, अदनान, प्लीज, ऐसी बातें मत करें। शादी अभी हुई है, थोड़ा वक्त दें। मैं बहुत डर गई हूं, मुझे समझने की कोशिश करें। अदनान ने ठंडे अंदाज में कहा। वक्त दूं? तुम जैसी जिद्दी लड़की के साथ वक्त बर्बाद करना है मुझे? तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि मैं क्या चाहता हूं? अदीम की सहन शक्ति की हद खत्म हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, जो करना है करें, लेकिन मैं अपनी आत्मसम्मान का सौदा नहीं कर सकती। अदनान गुस्से से पैर पटकता हुआ मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। जाते जाते गरजते हुए बोला, चलो, देखता हूं कितने दिन इस जिद पर कायम रहती हो। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और अदीम अकेली रह गई। अब उसे अपने आंसू छुपाने की भी जरूरत नहीं थी। दिल जैसे किसी बोझ से दब गया था। वह चुपचाप अपने हाथों को देखती रही, जिन पर मेहंदी अब भी हल्की महक दे रही थी, लेकिन उसमें अब कोई खुशी बाकी नहीं थी। वह काफी देर तक उसका इंतजार करती रही और फिर कब सो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह की धुंधली रोशनी कमरे में धीरे धीरे उतर रही थी जब अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और नूर उन्निसा बेगम गुस्से से भरी कमरे में दाखिल हुईं। उन्होंने बिना किसी नरमी के अदीम के कंधे झकझोरते हुए कहा, उठो! वो चीखीं, उठो और अपनी हरकतों का अंजाम देखो। अदीम घबरा कर उठ बैठी। अभी नींद और हैरानी में डूबी हुई आंखें मलते हुए वो नूर उन्निसा बेगम को देखने लगी। मेरा बेटा चला गया। नूर उन्निसा बेगम की आवाज कांप रही थी। सब तुम्हारी वजह से। तुमने उसे खुश नहीं रखा, तुमने ही उसे मजबूर किया कि वह हमें छोड़कर चला जाए। खाला, प्लीज मेरी बात तो सुने। अदीम ने घबराकर सफाई देने की कोशिश की, मगर नूर उन्निसा बेगम ने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जैसी बदनसीब लड़की को तो मैं अपने दरवाजे पर भी न आने देती अगर जानती कि ये अंजाम होगा। वो झर घोलते लहजे में बोलीं, मैं तुम्हें अपने बेटे की खुशी के लिए लाई थी और तुमने सब बर्बाद कर दिया। अदीम जड़ बनी बैठी रह गई। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द खो चुके थे। नूर उन्निसा बेगम गुस्से में वहां से निकल गईं और अदीम अपनी उजड़ी हुई हालत में चुपचाप बैठी रही। उसे लग रहा था कि अदनान गुस्से में ऐसा कुछ कहेगा, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो रातों रात ही चला जाएगा। उसे तो वैसे भी एक बहाना चाहिए था, और वो बहाना वो अपनी बेवकूफ़ी में दे चुकी थी। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। शादी को 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन उस शख्स ने कोई संपर्क नहीं किया था। घर वालों की बेजारी और बदसलूकी झेल झेल कर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। शुरू में सायरा बेगम ने भी उसे खूब ताने दिए थे, लेकिन अब अपनी बेटी की हालत देखकर उनका दिल भी खून के आंसू रोने लगा था। कमरे की मध्यम पीली रोशनी में अदीम जमीन पर बैठी हिचकियां लेकर रो रही थी। आंखें सूजी हुई थीं और गालों पर आंसुओं की लकीरें साफ थीं। दोपहर में नूर उन्निसा बेगम ने गुस्से में आकर उसके हाथ पर जलती हुई इस्त्री रख दी थी। दर्द की शिद्दत से उसकी उंगलियां सूज गई थीं। उसका दिल बेबसी से फट रहा था। वह कांपते हाथों से मोबाइल उठाकर अदनान का नंबर डायल करने लगी। अब उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। उसने अपनी जिद को परे रख दिया था। कॉल मिलते ही दूसरी तरफ से अदनान की सख्त आवाज़ आई, क्या है, क्यों फ़ोन किया अब? उसके पास नंबर पहले से ही मौजूद था, इसलिए वह गुस्से से दहाड़ कर बोला था। अदीम सिसकती हुई बोली, अदनान, प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाए। आपकी अम्मी बहुत तड़प रही हैं आपके लिए, सारा गुस्सा मुझ पर निकालती हैं। मैं रोज़ मर रही हूँ यहाँ, प्लीज़ आ जाए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं क्रीम का इस्तेमाल भी करूँगी और इंजेक्शन भी लगवाऊँगी। मैं वादा करती हूँ, प्लीज़ आप वापस आ जाए। कुछ पल की खामोशी के बाद अदनान की ठंडी और कटीली आवाज़ आई, सुन लो बीबी, मैं अब वापस नहीं आ रहा। पहले ये बातें करनी थीं, अब क्या फ़ायदा। और रही बात जुल्म सितम की, तुम्हारी परेशानी मैं अभी दूर कर देता हूँ। मैं अदनान मर्तुजा पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं।
अदीम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। उसकी सांसें रुकने लगीं, आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मोबाइल को अविश्वास से देखती रही, जैसे उसकी सुनने की शक्ति ही जवाब दे गई हो। कुछ पलों बाद उसके अंदर से एक चीख निकली। वो कांपते शब्दों में बोली, खुदा तुम्हें बर्बाद करे अदनान मर्तुजा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें अपना साथी समझती थी, पर तुम तो एक बेरहम जालिम फिरौन निकले। एक दिन तुम ऐसी मौत मरोगे कि तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, खुदा तुम्हें जलील करेगा सबके सामने। अदीम हिचकियां ले लेकर रोने लगी और कांपते हाथों से कॉल काट दी। मोबाइल उसके हाथ से गिर पड़ा और वो चेहरा हाथों में छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल बस एक ही फरियाद कर रहा था, इंसाफ, रब के हुजूर इंसाफ। और बेशक मेरा मालिक अपने बेगुनाह बंदों की बद्दुआएं भी कबूल करता है। वहीं अदनान गुस्से से मोबाइल पटक चुका था। वो उस वक़्त अपने ऑफिस में बैठा था, टेबल पर कोहनियां टिकाए सामने बैठी औरत को देख रहा था। वो औरत बेहद हसीन, दमकती त्वचा और भरे पूरे बदन वाली थी। उसकी खुशबू हवा में बसी हुई थी। अदनान की आंखों में खुमार तैरने लगा। देखो, वो झुककर बोला, मैंने तुम्हारे लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया, अब तुम मुझे खुश करो। औरत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल करूंगी। चलो एक अच्छे रेस्टोरेंट चलते हैं, खाना भी खाएंगे और बाकी बातें भी हो जाएंगी। अदनान के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। कुछ देर बाद दोनों एक शानदार रेस्टोरेंट में बैठे थे। अदनान ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसी। तभी औरत ने कहा, कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अदनान ने हंसते हुए कहा, पूछो, जान भी हाजिर है। औरत ने गहरी नज़रों से पूछा, तुम्हें भरे पूरे बदन वाली लड़कियां पसंद है ना, मखमली त्वचा वाली? अदनान चौंका, फिर हंसा। हाँ तो, पर तुम्हें कैसे पता? वो बोली, इसके लिए तुम क्रीम देते हो, इंजेक्शन लगवाते हो, है ना? अदनान का चेहरा उतर गया। तो तुम्हें कैसे पता? औरत झुककर फुसफुसाई, और पाकिस्तान में जो 2 लड़कियां तुमने दुबई की नौकरी का झांसा देकर बुलवाईं, उन्हें ब्लैकमेल किया, इंजेक्शन लगवाए और फिर बेच दिया। सच है ना? अदनान पसीने में नहा गया। तो तुम कौन हो? औरत ने पर्स से गन निकाली। मैं कोई आम औरत नहीं, सीक्रेट एजेंट हूं, तुम गिरफ्तार हो। और चंद ही मिनटों में अदनान हथकड़ियों में जकड़ा पुलिस के हवाले था। 5 महीने बाद अदनान मर्तुजा अदालत के कटघरे में खड़ा था और जज की आवाज गूंजी, अदनान मर्तुजा, तुम पर इंसानी तस्करी, महिलाओं का यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के आरोप साबित हो चुके हैं। तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब उसकी आंखों में खालीपन था, सन्नाटा छा गया था। पाकिस्तान तक उसकी काली करतूतों की खबर पहुंच गई थी। वहीं दूसरी तरफ एक सादा से मगर रोशनी से भरे घर में अदीम हाथों में गजरे पहने मुस्कुरा रही थी। आज उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। उसकी माँ उसे गले लगाते हुए कह रही थीं, देख बेटी, खुदा ने तेरा नसीब संवार दिया। तू अब एक शरीफ आदमी के घर जा रही है, स्कूल के हेडमास्टर हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। अदीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। खुदा ने जालिम को जलील किया और मजलूम को नई रोशनी दी। सच्चाई ने आखिरकार अंधेरे को चीर डाला था।